हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा कि एटम क्या होता है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के 6 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स, एटॉमिक मास क्या होता है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एटम्स किस तरह से कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, आयंस क्या होते हैं, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है, वैलेंसी क्या होती है और मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 1 में हमने ये जाना कि जितने भी मैटर जिनको हम फील कर सकते हैं या देख सकते हैं वो सभी मिलकर बने होते हैं एटम से। एटम एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है हर मैटर का। जैसे कि एक पूरी बिल्डिंग का एक यूनिट है उसका ब्रिक, जैसे कि क्लोथ्स जो कपड़े हैं उसका सिंगल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है थ्रेड यानी कि धागा। एक एक धागा जुड़ता है तब पूरा क्लोथ तैयार होता है, पूरा फैब्रिक तैयार होता है। उसी तरह से जब एटम्स जुड़ते हैं तो स्टूडेंट सबसे पहले समझते हैं कि एलिमेंट क्या है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन का एक एलिमेंट जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम्स प्रेजेंट है, क्लोरीन का एक एलिमेंट जिसमें सिर्फ क्लोरीन के ही एटम्स प्रेजेंट है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ एटम बनाता है एलिमेंट्स को। अब हम देखें कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। मॉलिक्यूल्स जब आपके सेम टाइप के एलिमेंट्स जुड़ते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। तो आप कह सकते हैं कि बेसिकली अगर आपका 2 ऑक्सीजन जुड़ेगा तो बनेगा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल। बच्चों, इनके बीच में जो फोर्स होते हैं, जो एलिमेंट बनता है या जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इनके एटम्स के बीच में केमिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसीलिए इनको सेपरेट करने में बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर कोई चीज बहुत टाइटली बॉन्डेड है, बहुत टाइटली जुड़ी हुई है, तो उसको ब्रेक करने में उतनी ही ज्यादा ताकत, उतना ही ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो जिन एटम्स से मिलकर बनते हैं, उन एटम्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। ये फोर्स वेरी करता है, किसी में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और किसी में बहुत वीक होता है। जिन एलिमेंट्स में फोर्स स्ट्रॉन्ग है उनको आप बहुत फोर्स देना पड़ेगा, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। मॉलिक्यूल्स जिसमें आपके 2 एलिमेंट्स या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होकर जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे कि यहां पर ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल बना है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स के कॉम्बिनेशन से बना है। जितने एटम्स कंबाइन करते हैं वो होता है उस मॉलिक्यूल का एटमोसिटी। यहां पर ऑक्सीजन की एटमोसिटी है 2, O3 जो कि आपका ओजोन है, इसमें ऑक्सीजन की एटमोसिटी है 3। जितने एटम्स कंबाइन होंगे उस मॉलिक्यूल की एटमोसिटी उतनी ही होगी। ये तो थी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स की बात। कभी कभी डिफरेंट एलिमेंट्स भी जुड़ते हैं। जब डिफरेंट एलिमेंट्स सेम रेशियो ऑफ मास में जुड़ते हैं, एक कांस्टेंट रेशियो ऑफ मास में जुड़ते हैं, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में जुड़ते हैं तब बनता है हमारा कंपाउंड। एग्जाम्पल ले सकते हैं CO2। इनके मासेस को अगर आप देखेंगे तो इन कार्बन और ऑक्सीजन के जो मासेस हैं इनका रेशियो है 3:8। कांस्टेंट रहेगा आपका रेशियो हमेशा ही, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल हो या कितने भी मॉलिक्यूल्स हो, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा। तो इस तरह से बनते हैं हमारे कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? जब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जुड़ते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, उनका जो रेशियो ऑफ मास है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होता है, बनते हैं हमारे कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स हैं बच्चों, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, ये सभी आपके कंपाउंड्स हैं जिसमें एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, जिसमें जो आपके एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ मास में कंबाइन
करते हैं। आयंस क्या होता है? स्टूडेंट, एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है जब भी आप एक एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे आपने ये लिखा ऑक्सीजन। ट्राई टू फाइंड द डिफरेंस। आप इस डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपसे कहा जा रहा है एलिमेंट, क्योंकि आप एक एटम को लेकर के अगर आप स्टडी करेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट स्टडी रहेगी आपके लिए। आप उस एटम को देख ही नहीं सकते, उसकी प्रॉपर्टीज आप कैसे एनालाइज कर पाएंगे। तो इसीलिए बच्चों हम एलिमेंट को देखेंगे, जो कि कुछ एटम का कॉम्बिनेशन होता है, तो बनता है हमारा एलिमेंट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए आयन क्या होता है। अगर आपने ऑक्सीजन का एक एलिमेंट लिया, इस पर कोई चार्ज नहीं है, राइट। कभी कभी कुछ ऐसे आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो फॉर्म होते हैं, जब वो बनते हैं, तो उन पर कुछ चार्जेस जनरेट हो जाते हैं। या तो नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है सोडियम और क्लोरीन। ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब ये जुड़ते हैं और इनको कंबाइन करने के बाद जब आप इसको ब्रेक करते हैं, तो सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इनको हम बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, और जिन स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को कहा जाता है एनाइन, और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को कहा जाता है कैटाइन। तो आइंस दो तरह के होते हैं। जब आपका किसी स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम एनाइन बोलते हैं, और जब किसी स्पीशीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसको कैटाइन बोलते हैं। तो अभी तक हमने ये जाना कि एटम्स कंबाइन करके एलिमेंट बना रहे हैं, एलिमेंट कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं, और कभी कभी आपको चार्जेस देखने को मिलते हैं स्पीशीज के ऊपर जब आप उनको ब्रेक करते हैं, जब तो उनको हम क्या कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि केमिकल फॉर्मूला को लिखने की जरूरत क्यों है। केमिकल फॉर्मूला को लिखने की जरूरत क्यों है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला से पहले जरूरी है ये जानना कि व्हाई टू राइट, व्हाई। क्योंकि स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा तो ये बहुत इजी है, बहुत टाइम भी बचता है। कुछ ऐसे नेम होते हैं कंपाउंड्स के जिनका नाम बहुत बड़ा होता है, तो आप उनको बार बार लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। आप सिर्फ उनको कुछ ग्रुप ऑफ सिंबल्स में लिखेंगे जिसको आप कहते हैं फॉर्मूला, और यही हमारा कहलाता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। जैसे कि ये फॉर्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का। जब आप एक फॉर्मूले को लिखते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वैलेंसी, उस फॉर्मूले में इन्वॉल्व जितने एटम हैं उनकी वैलेंसीज आपको पता होनी चाहिए। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब एटम की होल्ड करने की कैपेसिटी, कितने एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है, राइट। एक एलिमेंट कितने और एलिमेंट्स को होल्ड कर सकता है, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है उस एटम की कैपेसिटी पर। जैसे कि वी आर ह्यूमन, हमारे पास 2 हाथ हैं, तो हमारी कंबाइन करने की कैपेसिटी है 2। ऑक्टोपस के पास 8 हाथ होते हैं, ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाएगी 8। अगर ह्यूमन और ऑक्टोपस एक बॉन्ड बनाते हैं तो एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमन को होल्ड कर पाएगा। ह्यूमन के पास हाथ हैं 2, ऑक्टोपस के पास हैं हाथ 8, तो एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन को होल्ड कर सकता है, राइट। आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे है ये ऑक्टोपस और ये है हमारा ह्यूमन।
ह्यूमन की कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसके पास 2 हाथ हैं, राइट? तो अगर हम ह्यूमन को H से और ऑक्टोपस को O से डिनोट कर रहे हैं, इसे आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं समझेंगे, ये ह्यूमन और ऑक्टोपस है। इसकी आप कंबाइनिंग कैपेसिटी लिखिएगा। ऑक्टोपस की कंबाइनिंग कैपेसिटी यहां पर लिखिए। तो ह्यूमन की कंबाइनिंग कैपेसिटी लिखी 2, ऑक्टोपस की लिखी 8। जब भी आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, इस तरह से क्रिस क्रॉस में लिखते हैं। जैसे कि यहां पर आप लिख रहे हैं ह्यूमन 8, ऑक्टोपस 2। ये 8 और 2 बहुत इजीली डिवाइड हो सकता है 2 से, तो क्या हो जाएगा बच्चों, H4O, यानी कि एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमन को होल्ड कर सकता है। तो इस तरीके से जैसे आपने यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मूला ह्यूमन और ऑक्टोपस के लिए, अगर आपको वैलेंसी पता है, वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी पता है, तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं किसी भी केमिकल फॉर्मूला को। एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज करते हैं एग्जाम्पल है हमारे पास सोडियम और क्लोरीन। सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है 1, क्लोरीन की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है 1। आप इसको इस तरह से क्रिस क्रॉस में करके लिखेंगे और यहां पर आप लिख देंगे पूरा केमिकल फॉर्मूला NaCl। ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। कार्बन डाइऑक्साइड में लिखेंगे तो कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है 4, ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है 2। ये कंबाइनिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे निकाल सकते हैं आप इसको। फिलहाल आप इतना जानिए कि इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे C2O4, जो कि आप बहुत इजीली 2 से डिवाइड कर सकते हैं, CO2, करेक्ट। अब ऐसे कुछ आपके कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी, जिनको हम पॉली एटमिक बोलते हैं, जिसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, पोटेशियम है K और नाइट्रेट NO3, इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है -1 और पोटेशियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है +1। तो आप इसको लिखेंगे, पोटेशियम 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और NO3 इसकी -1 है तो भी आप नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 लिखने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। KNO3 ये आपका है पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर आपने देखा जिसमें सिर्फ एक ही एटम के एलिमेंट हैं और जिनमें अलग अलग एटम्स के एलिमेंट प्रेजेंट हैं। जब भी आप कंबाइनिंग कैपेसिटी लिखते हैं तो उसमें ये प्लस चार्ज या माइनस चार्ज कहाँ से आता है, इसके बारे में हम आपको डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आई होप आपको समझ में आ गया है कि वैलेंसी अगर आपको पता है तो आप केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं। अब अगला देखते हैं मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास। तो सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एलिमेंट्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनको आप मासेस को सम करके उस पूरे मॉलिक्यूल का मास पता कर सकते हैं। सपोज करते हैं, आप एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, जो कि एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन का मास है 1U और क्लोरीन का मास है 35.5U। तो आपको अगर पूरा मॉलिक्यूलर मास निकालना है हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो आप कैसे निकालेंगे, इन दोनों मासेस को सम कर देंगे तो आपके पूरे मॉलिक्यूल का मास पता चल जाएगा, जो कि आएगा 36.5U। ये है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह से आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मास निकाल सकते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। सिर्फ आपको कार्बन का मास और ऑक्सीजन का मास पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कार्बन का मास है 12U और एक ऑक्सीजन का मास है 16U। तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 12 + 2 × 16 बन जाएगा आपका ये 44U।
इस तरह से आप मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास भी आप सेम तरीके से ही, सेम मेथड से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको कैलकुलेट करने का मेथड बिल्कुल सेम ही होता है, लेकिन फॉर्मूला यूनिट मास इस वर्ड का जो यूज किया जाता है वो उन सब्सटेंसेस के लिए किया जाता है जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, अब देखिए यहां पर कैल्शियम और क्लोरीन जो आपको फॉर्मूला यूनिट मास इनका कैलकुलेट करना है, तो अगर आपको एटॉमिक मास पता है कैल्शियम का जो कि होता है 40, तो यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं 40 प्लस 2 इंटू 35.5, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं 71, ये आ जाएगा आपका फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया है मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला यूनिट मास में। फॉर्मूला यूनिट मास और मॉलिक्यूलर मास को निकालने का जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, वो सेम ही है। एटॉमिक मास यूनिट आपको बस पता होना चाहिए हर एटम का, उस तरह से आप जितने भी एटम्स कंबाइन किए गए हैं उनको उनकी एटमिसिटी से मल्टीप्लाई करके अगर आप सम कर देंगे तो आपका मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास निकल आएगा। मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आप मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल्स का मास निकालते हैं, जो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है। फॉर्मूला यूनिट मास में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। सिर्फ इतना डिफरेंस है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला यूनिट मास में। तो ये था हमारा लेक्चर 2। तो आई होप आपको मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला यूनिट मास बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है। आप इसके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में।